हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आज फिजिक्स का पहला चैप्टर एंडिंग हो गया, हम केमिस्ट्री के चैप्टर को लेकर के आएंगे। तो देखिए, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसको रसायन शास्त्र बोलते हैं। उसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। इस चैप्टर को हमको देखना है दोस्त, और ये केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर है, इसको भी देखना है। और दोस्त, धुआं कर देना इस चैप्टर को भी, और बेहतर रिजल्ट लाना है। इस बार साइंस और मैथ में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लाना है। वो कैसे आएगा रिजल्ट? जब हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है दोस्त? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में हम लोग आज जानेंगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे, एक एक टॉपिक को जानेंगे। यहाँ पे हम पहले पॉइंट लिख दिए और सभी पॉइंट को क्या करना है, समझना है दोस्त। इसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, अपने कॉपी में पॉइंट नोट डाउन करना है और उसके बाद खुद से उसको आंसर देना है। अगर आंसर आपको नहीं खुद से देने में बने तो फिर आप हमारे वीडियो की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अगर एग्जामिनर हमसे एग्जाम में पूछे तो हम उसको कैसे डिफिनेशन देंगे। तो इसको समझना है दोस्त। इसमें क्या है कि केमिस्ट्री को टफ नहीं करना है, यह सब्जेक्ट जो है ना, ये केमिस्ट्री, इसको हार्ड नहीं मानना है। आपको फिजिक्स और बायोलॉजी जो होता है उसमें थोड़ा सा याद करते ज़्यादा, और इसमें केमिकल रिएक्शन ज़्यादा आया करता है, तो उसको हम समझेंगे, सिर्फ याद करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है, या रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करे। कुछ भी पूछे, XYZ कुछ भी आपसे पूछे, सिर्फ आपको नजर क्या आना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को डिफिनेशन कैसे देंगे? जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ, मतलब एक या एक से अधिक, कोई भी हो सकता है, तो हम उसको डिफिनेशन क्या कर देंगे, एक या एक से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक किसी अन्य पदार्थ, तत्व या यौगिक के साथ अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप भिन्न गुण वाले तत्व या यौगिक का निर्माण करती है या पदार्थ का निर्माण करती है, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्त, कैसे बोलेंगे? एक या एक से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखेंगे दोस्त, इसमें अभिक्रिया कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, H2 प्लस में O2, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करा। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है दोस्त, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया करने के बाद क्या होगा, जल बनेगा, H2O। ये देखिए जल बन रहा है। इसमें क्या हुआ दोस्त, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करा। तो अभिक्रिया करने के बाद क्या है, इन दोनों गैसों के बीच में जब अभिक्रिया हुआ तो अभिक्रिया करने के बाद जल बना, और जल क्या है, द्रव के रूप में रहता है, और ये दोनों देखिए गैस के रूप में रहता है। आप समझ गए होंगे कि जब दो पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करे, वो भी भिन्न गुण वाले, मतलब कोई अन्य पदार्थ के साथ या तत्व के या यौगिक के साथ अभिक्रिया करे, तो भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करे, तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये गैस है, ये गैस है, और यहाँ पे द्रव हो रहा है, जल है तो द्रव के रूप में रहेगा, तो ये हो गया द्रव। अब देखिए इसका गुण जो होगा इसका गुण से भिन्न होगा, अलग होगा। तो सिर्फ आपको माइंड में सेट करना है, उसका डिफिनेशन हमको कैसे देना है वो देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो या दो से अधिक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप भिन्न गुण वाले, कैसे गुण वाले, अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्त। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहा आपको। अब देखिए हम समझते, इसके बारे में तो हम समझ गए। अब देखेंगे अभिकारक। अभिकारक किसको बोलते हैं, इसके बारे में समझना है दोस्त। देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे जो कि तत्व है या ऑक्सीजन है या क्या है, कोई तत्व है, तो आपस में अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया करने में क्या हो रहा है कि ये दोनों आपस में भाग ले रहा है, तो भाग लेने के बाद ये बन रहा है। तो अभिकारक का मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, तो देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसमें भाग कौन ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा वो दोस्त
अभिकारक कहलाएगा। तो अभिकारक का डिफिनेशन अगर आपको बताना है तो कैसे बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ही अभिकारक कहते हैं। कितना सिंपल सा है, माइंड पे आपको सेट करना है, याद करने की चक्कर कोई नहीं, रटने की कोई जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसे ही हम अभिकारक कहेंगे। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अभिकारक किसे कहते हैं और 4 ऑप्शन दे दे, तो आपको ऑप्शन में क्या दिखेगा कि जो दो आपस में पदार्थ अभिक्रिया करती है उसे हम अभिकारक कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब देखिए हम प्रतिफल के बारे में देखेंगे। प्रतिफल का मतलब क्या है, फल। अब यहाँ पर समझ रहे हैं फल, जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो हमारे आगे का जो सोच होता है कि इससे अच्छा फल प्राप्त हो। तो सिंपल सा है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में 2 पदार्थ को हम भाग लगाएंगे तो तीसरे के बारे में हमारा ख्यालात जरूर आएगा, हम सोचेंगे जरूर कि हम इन दोनों को भाग लगा रहे हैं तो तीसरा कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो वो प्रतिफल होता है। मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करा और बना क्या, जल। तो ये अपना प्रतिफल हो गया। तो उसका डिफिनेशन कैसे देंगे, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के फलस्वरूप, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के फलस्वरूप बने पदार्थ को ही प्रतिफल कहते हैं। देखिए कितना इजी है, आपको रट्टू मन नहीं बनना है दोस्त, सिंपल वे में पढ़ना है और माइंड में सेट करना है, सिर्फ सेट करना है और कुछ नहीं, रटने उठने की कोई चक्कर नहीं। और हम आपके दिमाग में उतारेंगे। फिलहाल इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चन दौड़ता हुआ बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन को आपको रटने की जरूरी नहीं है। तो दोस्त हम प्रतिफल को समझ गए। क्या समझे कि जब अभिक्रिया में 2 अभिकारक आपस में अभिक्रिया करती है तो उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। अब तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्त, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। अब रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, जैसे ये दोनों आपस में अभिक्रिया करा और अभिक्रिया करने के बाद जल बना, तो इसका कुछ ना कुछ तो विशेषता होगा, क्योंकि विशेषता के बारे में जानेंगे। और विशेषता अधिकतर एग्जाम में पूछा करता है। एग्जामिनर आपको क्या करेगा कि विशेषताओं के बारे में, बहुत सारे चैप्टर है और सभी चैप्टर में ज़्यादातर फोकस विशेषता पे होता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे को माइंड को जांचा जाता है कि आप समझ क्या रहे हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन। और ऐसे भी एग्जाम जो होगा इस बार, जो आप लोग का एग्जाम होगा वो मॉडरेट होगा दोस्त। अगर आप सिर्फ कॉपी में आपके जो कोई भी सर होंगे लिखा दिए होंगे, आप उसी पे आश्रित हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है एग्जाम में। थोड़ा सा अपने आप को मॉडरेट करना है। मॉडरेट क्या करना है कि आपके कॉपी वाला ही बात आएगा एग्जाम में, लेकिन उसको चेंज कर देगा, थोड़ा सा भाषा को क्या करेगा, घुमाएगा। आप उसमें फंसेंगे और आकर के बोलेंगे कि जो सर पढ़ाए वो आया ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपका सर पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि आपको जब एग्जामिनर मॉडरेट करेगा तो अपने आप को भी आपको मॉडरेट करना है। और कैसे मॉडरेट करेंगे, तो विभिन्न प्रकार से उसको हम पढ़ना है और माइंड को क्या करना है, क्रिएटिव माइंड को लगा करके सोचते रहना कि आखिर यहाँ से पॉइंट कैसे बनना है। जिस दिन आप पॉइंट पकड़ लेंगे दोस्त, आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। आपको पॉइंट सिर्फ पकड़ना है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम समझते हैं कि उसका विशेषता क्या है। इसके विशेषता के बारे में हमको समझना है। तो सबसे पहले देखिए गैस की उत्पत्ति। सबसे पहला पॉइंट क्या अपना दोस्त, गैस की उत्पत्ति। इसमें क्या होगा, जब 2 अभिकारक आपस में अभिक्रिया करेगा तो वहां पे गैस का तो निर्माण हो सकता है, हो सकता है। मतलब क्या है कि सभी अभिक्रिया में गैस उत्पन्न नहीं होता है, किसी में गैस निकलता भी, किसी में अवशोषण भी होता है। तो जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम ये विशेषता बता रहे हैं कि हो सकता है गैस निकल सकता है। उत्पत्ति का मतलब होता है निकलना। फिर देखिए अवक्षेप का बनना। इसमें क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाते हैं तो उसमें जो होता है वो दही के रूप में, मतलब वाइट उजला अवक्षेप हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जब अभिक्रिया होगा तो हमको अवक्षेप के रूप में भी पदार्थ प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट में रंग परिवर्तन। सिंपल सा है, रंग परिवर्तन होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये गैस है तो गैस का अपना कोई ना कोई उसके अवयवी तत्व का जो कलर होता है वो तो होगा ही। अब देखिए इन दोनों के आपस में अभिक्रिया होने के बाद क्या बना, H2O, जल बना। तो देखिए इसका कुछ और रंग रहा होगा, यह जल है, और इसका कोई रंग होता ही नहीं, जल का तो कोई रंग हो नहीं। तो अब यहाँ पर समझना है रंग में परिवर्तन तो होएगा ही। सिंपल सा है, माइंड में आपको सेट करना है। देखिए ताप में परिवर्तन। कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें ताप उत्पन्न होता है, ताप में परिवर्तन होता है। या तो इसमें टेम्परेचर निकलता है, भाप निकलता है,
या तो इसमें क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है, तो ताप में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट हो गया अवस्था में परिवर्तन, ये तो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं, यहाँ पर देखिए गैसीय अवस्था है और ये द्रव की अवस्था है, तो अवस्था में तो चेंजिंग होगा ही, क्योंकि जैसे ही भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेगा तो भिन्न गुण वाले बोल रहे हैं, जैसे ही एक दूसरे से गुण नहीं मिल रहा है और आपस में अभिक्रिया करेगा तो तीसरा कुछ और ही गुण लेकर के आएगा, तो उसमें तो अंतर होगा ही। तो आप समझ गए होंगे दोस्त, और ये ज़्यादातर आपको माइंड करना है विशेषता वाली बात पे, जहाँ पे आपकी विशेषता वाली बात पूछे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा माइंड करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप समझ गए होंगे दोस्त, ये 5 इसका क्या रहा, विशेषता रहा, किसका, रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता को माइंड में सेट करना है कि उसमें गैस निकलेगा, गैस की उत्पत्ति होगी, अवक्षेप बनेगा, रंग में परिवर्तन होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे ताप में परिवर्तन होगा और अवस्था में परिवर्तन होगा। ये सब रासायनिक अभिक्रिया के क्या हो गया दोस्त, विशेषता हो गया। तो चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण, यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया और यहाँ हम लोग देख रहे हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग को समझना है, तो कैसे समझेंगे। यहाँ पर देखिए भाग लिया, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करा, भाग लिया। तो भाग लेने का मतलब क्या है कि एक बड़ा रूप नहीं है, एक छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है। तो इसको डिफिनेशन में कैसे देंगे, रासायनिक समीकरण को हम कैसे डिफिनेशन में देंगे। तो रासायनिक समीकरण में बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ अगर आपस में अभिक्रिया कर रहा है, भाग ले रहा है, तो उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण, मतलब छोटा सा रूप देते हैं हम। भाषा आपको रासायनिक अभिक्रिया में क्या बताए, एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करती है, किसी अन्य तत्व के साथ या किसी अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया करती है, तो भिन्न गुण वाले यौगिक तत्व या पदार्थ का निर्माण करती है। तो उसमें देखिए ये हाइड्रोजन अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा स्पेस लेता, ऑक्सीजन लिखते तो ऑक्सीजन में यहाँ पे स्पेस लेता, ज़्यादा स्पेस लेता। और जल बना तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बना, तो इसमें हम जो ये संकेत का प्रयोग कर रहे हैं या सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, वो उसका छोटा रूप दे रहा है, वो उसका संक्षिप्त रूप में निरूपण करता है। इसका मतलब क्या है कि इसको डिफिनेशन कैसे देना है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया होने के बाद ये एक छोटा सा रूप दे रहे हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वहाँ पे संयोग में नहीं लिखे, सिर्फ जल लिखे, और जल का रासायनिक सूत्र क्या लिखे दोस्त, H2O। तो आप समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस समीकरण का संक्षिप्त निरूपण ही या उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब तो यहाँ समझ गए होंगे दोस्त। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। तो हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, उसके लिए नियम क्या होता है। तो जब रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो उसमें जो भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको बाएं तरफ लिखते हैं। जो पदार्थ भाग लेता है उसको बाएं तरफ लिखते हैं, ये पहला नियम हो गया। उसके बाद जो पदार्थ को हम लिखते हैं या जो अभिकारक को हम लिखते हैं उसके मध्य भाग में, बीच भाग में धन चिन्ह देते हैं, मतलब प्लस चार्ज देते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह देते हैं दोस्त। उसके बाद देखिए अगर अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ रही है तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तीर का प्रयोग करते हैं, एक तीर का प्रयोग करते हैं। ये तीसरा बात हो गया। उसके बाद देखिए अभिक्रिया होने के बाद जो इधर प्रतिफल बनेगा, अभिक्रिया होने के बाद जो फल बनेगा उसको दाहिने तरफ लिखते हैं। किसके दाहिने तरफ, तीर के दाहिने तरफ लिखते हैं। अगर एक से अधिक वहां पे पदार्थ बन रहा है या एक से अधिक तत्व का निर्माण हो रहा है तब उसके बीचों में भी हम क्या करेंगे, धन चिन्ह करेंगे, मतलब प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो आप समझ गए कि रासायनिक समीकरण में जैसे हम लिखते हैं तो उसके लिखने का नियम क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अभिकारक को बाएं तरफ लिखेंगे, और जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करेगा
तो उन दोनों के बीच हम क्या करेंगे, धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर उस अभिक्रिया को आगे दिखाने के लिए ये आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें हम किसका निर्माण करेंगे, तीर का प्रयोग करेंगे। और जैसे ही तीर का प्रयोग करेंगे तो इधर कुछ न कुछ बनेगा, तो प्रतिफल को हमेशा हम दाहिने तरफ लिखते हैं। ये दाहिने तरफ हो गया, और दाहिने तरफ होने के बाद ये अगर एक से अधिक अगर बन रहा है तो इसके मध्य में भी, इसके बीच में भी हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब इसको भी समझ गए। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। दोस्त यहाँ पर क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको कैसे डिफिनेशन देना है और संतुलित का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होगा दोस्त, आपको यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहां पर समझिए दोस्त, ये संतुलित रासायनिक समीकरण के सामने हम लिख दिए। अब इसका डिफिनेशन पहले देना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को, यहाँ पे अभिकार को और प्रतिफलों, मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है कोई भी पदार्थ, और भाग लेने के बाद अगर उधर कोई प्रतिफल बन रहा है तो दोनों ओर के, देख रहे हैं दोस्त, दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। जैसे ही दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं संख्या क्या हो जाएगा दोस्त, समान हो जाएगा, तो वो संतुलित हो जाएगा, वो ऑलरेडी संतुलित होगा। तो डिफिनेशन में हमको कैसे देना है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण उस समीकरण को कहा जाता है जिसमें दोनों ओर, देख रहे हैं इधर भाग ले रहा है और भाग लेने के बाद इधर बना, दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित कैसे, तो देख लीजिए दोस्त, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर भाग लेगा कोई पदार्थ, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में संतुलित करेंगे, उससे पहले दूसरे तत्व को संतुलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है दोस्त, 2 है। यहाँ भी देखिए 2 गुणज में है, क्लोरीन की संख्या यहाँ भी 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो आप क्या समझे, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है कोई भी पदार्थ, और पदार्थ के बनने के बाद जो प्रतिफल बन रहा है, तो दोनों ओर की तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए दोस्त, समान होना चाहिए, तब उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अगला है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो चलिए इसको डिफिनेशन देना है। वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो या समान नहीं हो, तब उसे हम कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए इसी डिफिनेशन को हम यहां लिखते हैं। अब यहां पर देखिए इस समीकरण को हम यहां लिखे आपको समझाने के लिए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर की तत्वों की परमाणुओं की संख्या असमान हो या समान नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। कैसे, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आपको क्या बताया कि जब किसी भी समीकरण को, अब आपके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे दोस्त। इसमें क्या है, आपको समझना है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों और प्रतिफलों दोनों ओर की तत्वों की परमाणु संख्या समान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, इसको हम आपस में अभिक्रिया कराएं, अभिक्रिया करने के बाद जल बना। लेकिन जल जब बन रहा है तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो ये संतुलित अवस्था में नहीं है। तो दोस्त आई होप कि हम समझ रहे कि आप इस बात को पूरे अच्छे तरीके से समझे होंगे। इस चैप्टर का जो बात है और अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। दोस्त अपने तक ही इस वीडियो को नहीं रहने दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, जिससे उनका भी क्या हो, फायदा हो जाए। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही।